अस्सलाम वालेकुम सब चाहने वाले ना चाहने वाले देखने वाले सुनने वाले सबको मेरी और मेरी टीम की तरफ से इस प्रोग्राम में खुश आमदीद। हम जैसे जानते हैं कि इस वक्त भारत जो है वो अमेरिका का एकदम से बहुत करीब चला गया है और पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी हुकूमत जो भारत को अमेरिका को टिकाने में रखती थी वो हटा दी गई है। अब एक गुलाम हुकूमत आ चुकी है जिससे वो जो चाहे जिस तरीके से चाहे काम करवा सकते हैं, जिसकी मिसाल हमारी सबसे पहले कल ही आ गई थी जब भारत ने और अमेरिका ने मिलके एक स्टेटमेंट पास की कि पाकिस्तान को चाहिए कि अपने मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म करे क्योंकि उनके मुल्क से दहशतगर्दी दूसरे मुल्कों में जाती है। आसान अल्फाज के अंदर अमेरिका ने ये कहा है कि आपके मुल्क से पाकिस्तान से दहशतगर्दी इंडिया जाती है, जिसमें वो बॉम्बे वाला, अजमल कसाब वाला वाक़या, पुलवामा का वाक़या, ये मगर आज तक भारत से किसी ने नहीं पूछ सका, किसी की हिम्मत नहीं थी इमरान खान के सिवा कि वो उनसे भारतीयों से ये पूछे कि कश्मीर में क्या हो रहा है। अब जब मैंने इस मुलाकात को अमेरिका और भारत की जो हुई है इसके अंदर मैंने जब और इसमें देखने की कोशिश की कि इसमें देखें दो बंदे आपस में मिलते हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं होते कि आपका मैं दोस्त बनना चाहता हूँ और आप मेरे दोस्त बन जाए और बात ख़त्म नहीं। इसमें मुल्कों के मुफाद देखे जाते हैं। भारत को इस मुलाकात में क्या फ़ायदा हुआ और अमेरिका को इस मुलाकात में क्या फ़ायदा हुआ। आपको ये मैं बता दूं कि ये मुलाकात की जो पहल की गई थी वो अमेरिका की तरफ से की गई थी भारत की तरफ। भारत ने नहीं कोई ख़ास दिलचस्पी जाहिर की थी, मगर अमेरिकन जो सदर है जो बाइडन उन्होंने पहले कोशिश की और ये पहल उनकी तरफ से हुई है ताकि वो नरेंद्र मोदी से कोई बात कर सकें। अब दो ममालिक के सरबराह ने आपस में जो बात की है उसके अंदर जो बाइडन ने उसको नरेंद्र मोदी को साफ साफ ये कहा है कि आप रशिया से तेल ना लें। उसके जवाब में नरेंद्र मोदी ने जो बाइडन को कहा, अमेरिका के सदर को कहा कि अगर मैं ये तेल ना लूं तो मेरी इकॉनमी पे असर आएगा, तो इसके बदले अगर मैं ना लूं तो उसके बदले मुझे क्या मिलेगा। ये बराबरी की बात हो रही थी, गुलामों की नहीं, बराबरी यहाँ पे ऐसी की जाती है। तो उसके बदले उसको जब कहा गया कि आप मुझसे इसके बदले अगर मैं रशिया से तेल ना लूं तो आपकी तरफ से मुझे क्या मिलेगा इसके बदले, तो जो बाइडन ने उसको कह दिया है कि आपको हम पाकिस्तान देंगे। पाकिस्तान की तरफ से जितनी भी कोई भी आपको परेशानी है, जिस तरह इमरान खान हर फोरम पे कश्मीर का इशू उठाते थे, हर जगह कश्मीर की बात करते थे, इस्लामोफोबिया की बात करते थे और इंडिया के अंदर जो मुसलमान जो पिस रहे हैं उनकी बात करते थे, मुसलमानों की हाल के ऊपर बात करते थे कि पूरी दुनिया में हर मुसलमान के ऊपर क्यों खामखा में इंजाम फेंका जाता है, तो ये बात करते थे। इससे इंडिया का इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ क्योंकि इंडिया ने, हम सबको पता है वहाँ पे मुसलमानों के हालात कोई अच्छे नहीं है। आप ये भूल जाएंगे जो बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, ये खान ब्रदर्स जो हैं, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, इस तरह के जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो अपनी आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो पिस रहा है तो वो नॉर्मल मुसलमान, जो छोटा मुसलमान है वो पिस रहा है। और इस मेरी एनालिसिस को, जो मैंने सोच की है, इसको मजबूत करने के लिए, आप लोगों के आगे पेश करने के लिए कि ये ऐसे ही है, वो आप देख लें कि जैसे प्रेस उनकी मीटिंग ख़त्म हुई तो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आया है उसके अंदर पहली बात ये कर दी गई है कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी को ख़त्म किया जाए, कि दहशतगर्द जो हैं वो यहाँ से दुनिया में जाते हैं, अच्छा पड़ोसियों में जाते हैं। अब उनको कौन बताए, क्योंकि इमरान खान तो अब है नहीं। अब उनको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कौन इनको बताए कि वो जो हमने आपका जासूस और दहशतगर्द जिसने माना हुआ है कुलभूषण यादव, मगर बात करने वाले जो थे उनको तो हटा दिया गया है, गुलामों को बिठा दिया गया है और इसका खुमियाजा हम सब पाकिस्तानी भरेंगे। और ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 10 साल पीछे ही चले जाएं आप। मुशर्रफ ने क्या किया, डॉलरों की खातिर अपनी आवाम को किस खतरे में डाला, कितने ड्रोन अटैक होते थे। आप कभी जाएं वजीरिस्तान, मैं तो पाकिस्तानी आवाम को दरख्वास्त करूंगा ज़रा जाएं वजीरिस्तान, नॉर्दर्न एरियाज जहाँ पे ड्रोन अटैक होते थे, उन बच्चों के ट्रोमा, उधर के हालात। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे ड्रोन आता था और वो बमबारी करके चला जाता, किसी को कुछ नहीं पता किसकी मौत आ गई है। और हम सबको अच्छी तरह पता है, वीडियोस हम सब के आ गए हैं, शादी पे लोग जा रहे हैं उधर आगे बमबारी हो गई, बच्चे फुटबॉल ग्राउंड में खेल रहे उनके ऊपर बमबारी हो गई।
عوام بالکل بھول جائے کہ یہ شریف فیملی اور یہ بھٹو فیملی یہ ہمارے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کریں گے یا ان کی دیکھ بھال ویسے کریں گے. ان کے اوپر تو تھوڑی سختی آئی تو فوراً لندن امریکہ بھاگ جاتے ہیں. سفر تو عوام کرتی ہے. جس طرح میں نے ذکر کیا زیادہ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے, صرف 10 سال پیچھے ہی چلے جائیں. مشرف اس وقت کدھر ہے؟ اس کا بیٹا تو امریکہ میں ہے. مشرف نے پورے ملک کو اس آگ میں پھینک کے خود تو دبئی بیٹھا ہوا ہے اس وقت. تو بھکت کون رہا ہے؟ ہم, میں اور آپ. اگر یہ شہباز شریف اتنا خوددار اور اتنا محب وطن ہوتا, یہ اوتھ لینے سے پہلے کہتا نہیں میری 11 تاریخ کو پیشی ہے, پہلے مجھے وہ کرنے دیں, اس کے بعد میں دیکھوں گا, اگر میرے اوپر چارجز ہے تو میں نہیں لوں گا, اگر میں کلیئر ہوا تو پھر میں وزیر اعظم بنوں گا. مگر بس مطلب کی دنیا ہے, اپنا مطلب نکالو, عوام کو چوسو, اور جب مشکل وقت آئے لندن بھاگ جاؤ. آپ اس وقت ذرا اخبار اٹھا کے دیکھیں کہ باہر ملک کے اخبار کے اندر کیا خبریں آ رہی ہیں کہ یورپ نے اور امریکہ نے, برطانیہ نے, انہوں نے جو امیر سیاستدان تھے جو پوٹن کے ساتھ ہوتے تھے ان کی جائیدادیں ضبط کرنا شروع کر دی ہیں, کیونکہ پوٹن سے یہ لوگ ان کے ساتھ تعلقات میں تھے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ زرداری, یہ نواز شریف, ان کو یہ نہیں کہا گیا ہوگا کہ تم ہماری عمران خان سے جان چھڑاؤ ورنہ ہم تمہاری جائیدادیں ضبط کر لیں گے؟ خود ذرا سوچیں کہ 30 سال جو لوٹا انہوں نے, مال جوڑا, وہ لے گئے اور دوسرے ملک لے گئے, اور وہ دوسرا ملک جدھر انہوں نے سوچا تھا کہ یہاں پہ ہماری جائیدادیں محفوظ ہیں, وہی ان کے پیچھے پڑ جائے. تو بات آسان الفاظ میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ باہر والوں نے ان کی شارک پہ ہاتھ رکھ دیا اور انہوں نے ہماری شارک پہ ہاتھ رکھ دیا, کیونکہ ان کی شارک سے ہاتھ تبھی ہٹے گا جب یہ ہماری شارک بند کریں گے.